अच्छा भाई, आज हम काई स्क्वायर टेस्टिंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरह इसमें भी हमें जो है ना वो दो तरह के टेस्ट करने होंगे। काई स्क्वायर टेस्ट में हमारे पास दो टेस्ट होंगे। नंबर वन, एक हमारे पास जो टेस्ट होगा वो कहलाएगा गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, और दूसरा जो हमारे पास टेस्ट होगा वो होगा टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। एक कहलाएगा हमारा गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और एक कहलाएगा हमारा टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। अब जब हम काई स्क्वायर टेस्टिंग करेंगे, हमने Z और T के टेबल्स यूज़ करे थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। जब हम काई स्क्वायर टेस्टिंग करेंगे तो काई स्क्वायर का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ नहीं होगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ जो है उसमें सारी चीज़ें सिमेट्रिकल होती थी। आपका काई स्क्वायर का ग्राफ जो है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ नहीं होगा, बल्कि एक स्क्यूड ग्राफ होगा। और स्क्यूनेस हमने पढ़ी थी दो तरह की, एक होता है स्क्यूड टू दी राइट और एक होता था स्क्यूड टू दी लेफ्ट। अब ये जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है ये स्क्यूड टू दी राइट है, या इसको हम लोग पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ जो है ये आपका स्क्यूड टू दी राइट है, या आपका ये पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ कहलाएगा। स्क्यूड टू द राइट या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब ये है कि ये सिमेट्रिकल नहीं है। अच्छा, Z और T में आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती थी, यानी कि जो आपका Z स्कोर होता था सेंटर में 0 होता था, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होता था, राइट साइड पर पॉजिटिव होता था। इसमें काई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो प्लस इन्फिनिटी तक जाती रहेगी, विच मीन्स के इस केस में आपके पास जो है वो कोई भी काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, काई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इससे हम ये कह सकते हैं कि काई स्क्वायर का जो भी वेरिएबल होगा या जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। कभी भी अगर आप काई स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो रेंज होगी काई स्क्वायर की वैल्यूज़ की वो 0 टू इन्फिनिटी ये रेंज होगी। 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जो है वो रेंज होगी। इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आपको नहीं जाना। जो टोटल एरिया होगा इस ग्राफ का, हर ग्राफ की तरह Z और T के यहाँ पर भी जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, जो टोटल एरिया होगा 1 के बराबर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। ये अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, पॉजिटिवली स्क्यूड या स्क्यूड टू द राइट। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड नहीं है, पॉजिटिवली स्क्यूड, सीधे हाथ की तरफ उसकी स्क्यूनेस होती थी, तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। और आपका जो एरिया ऑफ रिजेक्शन होगा, किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करने का एरिया, वो हमेशा इस टेल की तरफ होगा। हाइपोथेसिस में हमें एरिया ऑफ रिजेक्शन देखना पड़ता था कि वो लेफ्ट पर होगा या राइट पर होगा, या थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट पर होगा। इस केस में ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस केस में आपका जो एरिया ऑफ रिजेक्शन होगा वो हमेशा राइट साइड पर होगा। एरिया ऑफ रिजेक्शन ऑलवेज ऑन राइट साइड। एरिया ऑफ रिजेक्शन हमेशा सीधे हाथ की तरफ ही होगा, ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी।
अच्छा, काई स्क्वायर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होगा। काई स्क्वायर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। इसमें ओ जो होगा वो मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होंगी, ऑब्जर्व वैल्यूज, और ई जो होगा वो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यूज होंगी। इज इक्वल्स टू के बाद समेशन का निशान है, समेशन ओ माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई। ई आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज होंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। जिस तरह से टी टेस्ट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, इसी तरह से यहां पर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट करते होंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें 3 तरह के होंगे। नंबर 1, जो आपका गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होगा या आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स प्रोवाइडेड हो, तो उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 से कैलकुलेट होगा। सही है ना। चलो फिलहाल आप 2 ही तरह के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझो। और टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में जिसमें आपके पास एक कंटिंजेंसी टेबल बना हुआ होगा। कैसा होता है कंटिंजेंसी टेबल? जी, काई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं सारी। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन जिसमें आपके पास एक कंटिंजेंसी टेबल बना हुआ होगा, कैसा होगा वो देखेंगे, लेकिन एक कंटिंजेंसी टेबल होगा। उस केस में आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कैलकुलेट करने के लिए r-1 इंटू c-1, रो -1 इंटू कॉलम -1 से आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, r-1 यानी कि रोज -1 मल्टीप्लाइड बाई c-1 यानी कि कॉलम्स -1। इसका एक स्पेशल केस भी होता है 2x2 कंटिजेंसी टेबल का, जिसमें येट्स करेक्शन अप्लाई होता है, लेकिन उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। सही है। अब गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होता क्या है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में हमें करना क्या होगा, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का सवाल किस तरह का आएगा, पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखो, जब हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की बात करेंगे, GFT, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में हमें ये देखना होगा कि जो हमारा जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका जो एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड पैटर्न है वो एक्सपेक्टेड पैटर्न जैसा है या नहीं। जो हमारा ऑब्जर्व या एक्चुअल पैटर्न है वो एक्सपेक्टेड पैटर्न या एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसा है या नहीं। मिसाल के तौर पर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अप्लाई हो सकता है ये चेक करने के लिए कि अगर एक डाइस है तो क्या वो बायस्ड है या वो अनबायस्ड है। जब हम बायस्ड डाइस की बात करते हैं ना, तो बायस्ड डाइस का मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल जिस तरह की एक डाइस बनी हुई होती है वैसे ना हो। अनबायस्ड डाइस का मतलब होता है जैसे नॉर्मल एक डाई होती है उस तरह। और अनबायस्ड डाई में क्या होता है, अनबायस्ड डाइस की अगर बात करें, जो नॉर्मल एक डाइस होती है उसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 डाइस पे ये 6 नंबर्स लिखे हुए होते हैं। और एक अनबायस्ड डाई अगर होगी जिसपे ये 6 नंबर्स लिखे हुए होंगे, उस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। लेकिन अगर कोई डाइस बायस्ड है ना, तो उसमें प्रोबेबिलिटीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगी, बल्कि बायस्ड डाइस के केस में ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 3/6 हो,
2 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो लेट से 0.5/6 हो, 3 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 0.5/6 हो। समझ रहे हो बात को? 4, 5 और 6 आने की मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ हों। सारी प्रोबेबिलिटीज़ का यहाँ पर भी सम 1 बनेगा, लेकिन यहाँ पर अगर डाइस बाइस्ड है तो किसी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी दूसरों से ज़्यादा हो सकती है। सम तो प्रोबेबिलिटी का हमेशा 1 बनता है ना। अगर तुम एक डाइस को रोल करोगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, या फिर 6 आएगा, क्योंकि उस पर यही 6 बातें लिखी हुई थी। 7 तो नहीं आ सकता, कुछ ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता। सही है, तो सम तो हमेशा 1 बनेगा, लेकिन यह है कि प्रोबेबिलिटीज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगी। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इस तरह से यहाँ इस सिनेरियो में अप्लाई हो सकता है, जहाँ पर आपको ये मालूम करना हो कि कोई एक पर्टिकुलर डाइस जो है वो क्या बायस्ड है या अनबायस्ड है। ये एक मिसाल दी है मैंने, ठीक है। इसमें गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि जो डाइस है वो बायस्ड है या वो अनबायस्ड है। अब आप अगर कोई भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट से तुमने एक डाइस है, उसको चेक करना था तुम्हें कि क्या वो बायस्ड है या अनबायस्ड है। तुमने क्या किया, तुमने डाइस को जो है ना वो लेट से 60 टाइम्स रोल करा, 60 टाइम्स उसको बार बार रोल करा, और उस पर जो नंबर्स आए थे ना उनको नोट करा। अब क्या क्या नंबर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तुमने जब 60 टाइम्स रोल करा और तुमने ऑब्जर्व करा कि क्या आउटकम्स आए, तो तुम्हें पता चला कि 1 आया था 15 बार, 2 आया था 15 बार, 3 आया था 15 बार, 4 आया था 10 बार, 5 आया था 5 बार, और 6 आया था 0 टाइम्स। ये जो तुमने यहाँ पर रिजल्ट लिखा है सारा का सारा, ये तुम्हारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कहलाती हैं या एक्चुअल वैल्यूज कहलाती हैं। तुमने जब 60 टाइम्स रोल करा और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो आए कि 1 15 बार आया, 2 15 बार आया, 3 15 बार आया, 4 10 बार आया, 5 5 बार आया, और 6 0 टाइम्स आया। तो ये जो मैंने फॉर्मूले में ओ लिखा था या ऑब्जर्व वैल्यूज लिखी थी, जिसको हम एक्चुअल वैल्यूज भी कहते हैं, ये जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या हुआ उसके रिजल्ट होते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो आपके सामने ऑब्जर्व वैल्यूज लिखी हैं, इससे ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि ये जो डाइस है ना ये क्या है? बायस्ड है, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, लग ऐसा रहा है। देखो बाई चांस भी ये चीज़ हो सकती है ना। मिसाल के तौर पर एक कॉइन है, उस कॉइन पर हेड और टेल लिखा हुआ है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब तुम उस कॉइन को 5 बार टॉस करो तो लगभग 3 बार, 2 से 3 बार हेड आना चाहिए और 2 से 3 बार टेल आना चाहिए, अगर वो अनबायस्ड है। तो तुमने टॉस करा, अनबायस्ड था, 5 बार हेड आ गया, ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है, बाई चांस हो सकता है। प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ 100% गारंटीड थोड़ी है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो एक चीज़ कहलाती है ऑब्जर्व वैल्यूज या एक्चुअल वैल्यूज, जो आप नोट करते हो कोई एक्सपेरिमेंट कर कर। अच्छा, जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है वो वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज होती हैं जो अगर चीज़ें अनबायस्ड हो, अनबायस्ड। एक्सपेक्टेड वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो अगर चीज़ें अनबायस्ड हों तो एग्जिस्ट करती। मिसाल के तौर पे लेट से मैं कहता हूं कि ये डाइस अगर अनबायस्ड है होती और 60 टाइम्स तुम इसको रोल करते, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते? कितनी बार 1 आएगा? 2,
3, 4, 5 और 6। अगर तुम इसको 60 टाइम्स रोल करते और मैं ये कह दूं कि यार अगर ये चीज़ें अनबाइस्ड हैं तो 10 बार 1 आना चाहिए, 10 बार 2 आना चाहिए, 10 बार 3 आना चाहिए, 10 बार 4 आना चाहिए, 10 बार 5 आना चाहिए और 10 बार 6 आना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, बट एक्सपेक्टेड वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द कंडीशन कि चीज़ें अनबाइस्ड होंगी। एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमेशा किस कंडीशन पर कैलकुलेट होती हैं कि चीज़ें अनबाइस्ड होंगी। एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है, जो कि ई लेटर से मैंने फॉर्मूले में डिनोट किया था, जो कि मैंने लेटर ई से फॉर्मूले में डिनोट किया हुआ है, वो हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट करेगा कि चीज़ें अनबाइस्ड हैं, अनचेंज्ड हैं। ठीक है। अब इसका एक एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है, हम ज़रा इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की अभी कोशिश करते हैं, जो कि समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई है। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि लेट से तुमने 60 टाइम्स तुमने जो है ना एक डाइस को रोल किया, आउटकम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 60 टाइम्स रोल कर कर तुमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। ऑब्जर्व क्या है? जो वाकई में वाह। ऑब्जर्व का दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? एक्चुअली जो वाह। 60 टाइम तुमने जब रोल किया ना, तो 10 बार 1 आया, 10 बार 2 आया, 10 बार 3 आया, 10 बार 4 आया, 10 बार 5 आया और 10 बार ही 6 आया। ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है। अगर मैं कहता हूं कि ये डाइस जो है वो अनबायस्ड है, अगर मैं कहता हूं कि डाइस अनबायस्ड है, तो ऐसा जिस तरह का मैंने बनाई है इंफॉर्मेशन, ऐसा होना भी 100 में से एक बार या हज़ारों में से एक बार ही होगा। अगर कोई चीज़ अनबायस्ड है ना, फिर भी ये ज़रूरी थोड़ी है कि बिल्कुल ही इसी तरह से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अच्छा, एक्सपेक्टेड हमेशा किस चीज़ को सपोर्ट करता है कि चीज़ें अनबायस्ड होंगी? यानी कि एक्सपेक्टेड तो होता ही क्या, 10, 10, 10, 10, 10 और 10। एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या होती हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ इस बात को सपोर्ट करती हैं कि चीज़ें अगर अनबायस्ड होती, अगर ये कॉइन जो है, अगर ये जो डाइस है इसमें कोई मसला नहीं होता, अगर ये डाइस अनबायस्ड होती तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार आना चाहिए। ऑब्जर्व किया जो तुमने वाकई में नोट किया। यहाँ पर मैंने एक एक्सट्रीम सिनेरियो बनाया है कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, अनबायस्ड के केस में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई ये चीज़ इतनी बार, ये चीज़ इतनी बार और ये चीज़ इतनी बार आनी चाहिए, उतनी ही बार एक्चुअली वो चीज़ें आई हैं। अगर इस केस में मैं अपना काई स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा, काई स्क्वायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। अब अगर मैं यहां पर कैलकुलेशंस करूंगा ना, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ओ माइनस ई का मतलब होता है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, यानी कि 10 माइनस 10 0, 0 का स्क्वायर 0, डिवाइडेड बाय 10 0। अगला कैलकुलेट करें, अगला कैलकुलेट करें, अगला करें, अगला करें और अगला करें, तो समेशन यानी कि इन सबका एडिशन भी 0 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेटेड काई स्क्वायर कितना आएगा? 0। अगर सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड के इक्वल होंगी तो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर 0 आएगा या 0 होगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें, मिसाल के तौर पर डाइस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। हम यहाँ पे लिखते हैं इनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, हम साथ में लिखते हैं इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज। लेट्स से मैंने 60 टाइम्स रोल किया, 60 टाइम्स जब मैंने इस डाइस को रोल किया, तो एक्सपेक्टेड क्या होगा? एक्सपेक्टेड किस चीज को सपोर्ट करता है कि चीजें क्या हैं? अगर मैं 60 टाइम्स इस चीज को रोल कर रहा हूं
तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 10 बार 1 आएगा, 10 बार 2 आएगा, 10 बार 3 आएगा, 10 बार 4 आएगा, 10 बार 5 आएगा, 10 बार 6 आएगा। देखो एक्सपेक्टेड किस चीज को सपोर्ट करता है कि चीजें क्या है, अनबाइस्ड है। और अगर चीजें अनबाइस्ड होंगी तो 10 बार 1, 10 बार 2, 10 बार 3, 10 बार 4, 10 बार 5 और 10 बार 6 आना चाहिए। अब मैंने इसको वाकई में 60 टाइम्स रोल करा, 60 टाइम्स रोल कर 11 टाइम्स 1 आया, 12 टाइम्स 2 आया, 11 टाइम्स 3 आया, ठीक है, 9 टाइम्स 4 आया, 9 टाइम्स 5 आया, और लेट से 8 टाइम्स 6 आया, क्योंकि इसका टोटल भी 60 होना चाहिए ना, 60 बार रोल किया। अब मेरा जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर होगा, क्या वो 0 आएगा? नहीं, वो 0 नहीं आएगा। कितना आएगा देख लेते हैं। ओ माइनस ई यानी कि 11 माइनस 10 1, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 10, तो पहला 1/10 है ना। दूसरा 12 माइनस 10 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/10। 11 माइनस, अच्छा ये भी 1/10 बनेगा। फिर ये क्या होगा, 9 माइनस 10 माइनस वन का स्क्वायर 1, 1/10। फिर 1/10 और फिर 4/10। ऐड करो इन सबको, ई जो है वो बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। ओ माइनस ई यानी कि 11 माइनस 10, उसका स्क्वायर किया फिर 10 से डिवाइड किया ना, कितना आता है 12/10 यानी कि तकरीबन 1.2। यहां पर आपका कैलकुलेटेड का स्क्वायर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.2, ठीक है। तो बात सारी है कि जितना ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड दूर होगा, मजीद अगर वेरिएशंस लेकर आए 1 2 3 4 5 6, हमने ऑब्जर्व वैल्यूज कैलकुलेट करी, 1 15 बार आया, 2 15 बार आया, 3 15 बार आया, 4 15 बार आया, 5 और 6 आया ही नहीं। ई 10 10 10 10 10 और 10। अब बताओ 15 माइनस 10, 5 का स्क्वायर 25, पहला होगा 25/10, दूसरा भी 25/10 होगा, तीसरा भी 25/10 होगा, चौथा भी 25/10 होगा। फिर ओ माइनस ई 10, 10 का स्क्वायर 100, 100/10 ना, 10 और 10 ऐड करो इनको, 2.5 2.5 2.5 10 20 30, यहां पर का स्क्वायर कितना आ रहा है 30, है ना। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि जितना ओ एंड ई दूर दूर होगा, उतना कैलकुलेटेड काई स्क्वायर ज्यादा होगा। ऐसा ही है ना, जितना ओ और ई में फर्क बढ़ता जाएगा उतना कैलकुलेटेड काई स्क्वायर ज्यादा होता जाएगा। अभी तो वो तो देखते हैं, ठीक है ना, वो तो देखा ही नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखा है कि जितना कैलकुलेटेड काई स्क्वायर ज़्यादा होगा, जितना ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में फ़र्क बढ़ता जाएगा उतना काई स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा। सही है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, शुरू में मैंने आपको एक चीज़ बताई, वो ये चीज़ बताई कि काई स्क्वायर जो है ना वो एक पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ है, काई स्क्वायर पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ है। फिर मैंने आपको ये बताया कि उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें एरिया ऑफ रिजेक्शन हमेशा राइट साइड पर होगा, ये एरिया ऑफ रिजेक्शन होगा। ये क्या होगा, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। एरिया ऑफ रिजेक्शन का क्या मतलब होता है कि H0 को क्या करना है, H0 को रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। और एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है कि H0 को एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड किस चीज को सपोर्ट करता है? एक्सपेक्टेड इस चीज को सपोर्ट करता है कि चीजें क्या है? अनबायस्ड है। सही है। अगर O और E दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो, अगर O और E की वैल्यूज दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हो, स्टडी टेक्स्ट है किसी के पास जो अब आए हैं बच्चे क्लास में? किसी के पास है? मोबाइल में सॉफ्टवेयर भेजो जरा ग्रुप पर। अगर O और E बिल्कुल ही एक दूसरे के बराबर हो तो कैलकुलेटेड का स्क्वायर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। अब अगर अपना हाइपोथेसिस आप याद करो तो हाइपोथेसिस में आप क्या करते थे? आप हाइपोथेसिस में एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती थी और एक वैल्यू होती थी टेबल वाली वैल्यू। आप अपनी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती थी उसको अपनी टेबल वाली वैल्यू से क्या करते थे? कंपेयर करते थे ना, और फिर अपना कंक्लूजन निकालते थे। आप अपने पास अपनी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती थी उसको कंपेयर करते थे एक्चुअल वैल्यू से, टेबल वाली वैल्यू से, और फिर आप कंपेयर कर कर ये देखते थे कि भाई क्या कंक्लूजन बनना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर देखो, जितना एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व करीब होंगे उतनी काई स्क्वायर की वैल्यू कम आएगी, और जितना ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड दूर दूर होगा उतनी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आएगी। यहां पर एरिया ऑफ रिजेक्शन देखो, अगर मैं एक्स की इसकी काई स्क्वायर की वैल्यूज की बात करूं तो काई स्क्वायर की जो इस ग्राफ पर वैल्यू है ना, वो यहां पर 0 है और यहां पर पॉजिटिव इंफिनिटी है। पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ मैं कब जाऊंगा? जब ओ और ई में डिफरेंस ज्यादा होगा या कम होगा? जब ओ और ई में डिफरेंस ज्यादा होगा। जब ओ और ई में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो मेरी जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। जब ओ और ई में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो मेरी जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू है वो डेफिनेट सी बात है कि ज़्यादा आएगी, यानी कि मैं एरिया ऑफ रिजेक्शन की तरफ जा रहा हूँगा। ठीक है। जब मेरी कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो उसका मतलब है मेरा आंसर एरिया ऑफ रिजेक्शन की तरफ आ रहा होगा। और ज़्यादा कब आएगी? जब ओ और ई करीब होगा या दूर? दूर होगा। अच्छा, अब यहां पर हमेशा ये याद रखना, देखो एच नॉट यानी कि क्या होता है? एच नॉट नल हाइपोथेसिस। एच नॉट या नल हाइपोथेसिस हमेशा इस बात को सपोर्ट करेगा, एच नॉट या नल हाइपोथेसिस हमेशा इस बात को सपोर्ट करेगा कि चीजें अनबायस्ड हैं या अनचेंज्ड हैं। एच नॉट हमेशा इस बात को सपोर्ट करेगा कि चीज़ें अनबायस्ड हैं या चीज़ें अनचेंज्ड हैं। एच नॉट हमेशा इस बात को सपोर्ट करेगा कि चीज़ें अनबायस्ड हैं या चीज़ें जो है वो अनचेंज्ड हैं। चीज़ों में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आया, चीज़ों में किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आया, किसी किस्म की बायसनेस नहीं है। और H1 क्या होगा? H1 जो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, हमेशा इस बात को सपोर्ट करेगा कि चीजें बायस्ड हैं।
या चेंज हुई हैं, चेंज हुई हैं। H1 या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा इस बात को सपोर्ट करेगा कि चीज़ें बायस्ड हैं या चीज़ें चेंज हुई हैं, और H0 हमेशा इस बात को सपोर्ट करेगा कि चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। अब ज़रा इसको इस तरह से समझो, देखो ये जो काई स्क्वायर का ग्राफ है, इस पे काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 2, काई स्क्वायर 3, काई स्क्वायर की वैल्यू 4, इस तरह से वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड की बात करें, एक्सपेक्टेड किस चीज़ को सपोर्ट करता है कि चीज़ें अनबायस्ड हैं। एक्सपेक्टेड वो वाले रिजल्ट्स होंगे जब चीज़ें अनबायस्ड होंगी, यानी कि अनचेंज्ड होंगी। और अगर वाकई में चीज़ें अनचेंज्ड होंगी या अनबायस्ड होंगी, अगर वाकई में चीज़ें अनबायस्ड हैं या अनचेंज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज तो आपने निकाल ली कि अगर चीज़ें अनबायस्ड होती तो क्या रिजल्ट्स होते। अगर वाकई में चीज़ें अनबायस्ड हैं, चीज़ें जो है वो अनचेंज्ड हैं, तो O और E करीब करीब आएगा। देखो एक्सपेक्टेड इस बात को सपोर्ट करता है कि चीज़ें अनचेंज्ड होंगी, यानी कि एक्सपेक्टेड में हमने डाइस वाले केस में ये देखा कि भाई चीज़ें अनचेंज्ड होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 हर चीज़ 10 10 10 10 10 बार आएगी। अगर वाकई में फिर तुम वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे और चीज़ें अनचेंज्ड होंगी तो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड क्या आएगा, करीब करीब आएगा। ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड करीब करीब आएगा तो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आएगी, कम या ज़्यादा। काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू कम आएगी। आपने एक्सट्रीम केस देखा जिसमें सारे ऑब्जर्व सारे एक्सपेक्टेड के बराबर थे, तो काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 0 आई। और अगर काई स्क्वायर की वैल्यू 0 या कम आएगी तो ऊपर वाले ग्राफ में मोस्ट लाइकली वो वैल्यू जो है ना वो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में फॉल करेगी, क्योंकि एरिया ऑफ रिजेक्शन का है बाद में, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस का है पहले। एरिया ऑफ रिजेक्शन तब आता है जब काई स्क्वायर की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा होती है। एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस है वो तो 0 से ही स्टार्ट हो जाता है, जहां पे काई स्क्वायर 0 वहीं से स्टार्ट हो जाता है। एक्सपेक्टेड इस बात को सपोर्ट करता है कि चीज़ें अनबायस्ड होंगी। जब एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व करीब करीब होंगे तो काई स्क्वायर की वैल्यू कम आएगी। काई स्क्वायर की वैल्यू कम आना इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि चीज़ें अनबायस्ड हैं। और जब काई स्क्वायर कम आएगा, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू कम आएगी, तो वो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में फॉल करेगा। एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में फॉल करने का मतलब ये है कि मैं एच नॉट को एक्सेप्ट करूंगा। एच नॉट हमेशा क्या कहेगा कि चीजें अनबायस्ड है। चीजें अनबायस्ड है, ठीक है। अगर अगर उल्टा केस होगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज है आपके पास, एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या बताती हैं कि चीजें अनबायस्ड हैं, तो क्या क्या फ्रीक्वेंसीज होंगी। अगर ओ और ई कंपेयर किया दूर दूर है तो कैलकुलेटेड का स्क्वायर क्या आएगा, कैलकुलेटेड का स्क्वायर ज्यादा आएगा। ऊपर देखा हमने, कैलकुलेटेड का स्क्वायर ज्यादा आएगा और एक सर्टेन कट ऑफ वैल्यू से भी आगे बढ़ जाए तो हम एरिया ऑफ रिजेक्शन में आ जाएंगे। एरिया ऑफ रिजेक्शन में आने का मतलब यह कि हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, एच नॉट की बात को नहीं मानेंगे। तो मानेंगे किसकी बात को, एच वन की। एच वन की बात को मानेंगे तो उसका मतलब होगा कि चीजें बायस्ड है। देखो एच वन क्या बोलता था, हमेशा इस बात को सपोर्ट करेगा कि चीजें बायस्ड हैं या चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। है कुछ समझ, कॉपी करो इसको जल्दी से, सवाल करना है इसका। हाँ ये निकालनी होगी जिस तरह से हम टेबल से निकालते थे, जेड में निकालते थे, टी में निकालते थे, अभी करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं इसका। कास्कर का काम क्या होता है, पहला काम ये होता है कि हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करें, यानी कि चीज़ों में बायसनेस है या नहीं ये मालूम करें। दूसरा काम टेस्ट ऑफ एसोसिएशन होता है, वो अभी देखा नहीं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पूछो क्या, नहीं पूछ रहे, तुम पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हो? 1 मिनट रुको यार, क्या नाम है तुम्हारा?
देखो काई स्क्वायर के दो काम है, एक तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करना और एक टेस्ट ऑफ एसोसिएशन करना। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन अभी हमने नहीं देखा। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का मतलब ये होता है कि चीज़ें जैसे मैंने एक्सपेक्ट की थी या जैसे पास्ट में होती थी वैसी ही फ्यूचर में होंगी या नहीं। इसकी एग्जाम्पल भी अभी मैंने नहीं दी। दूसरी चीज़ ये होती है कि चीज़ें बायस्ड या अनबायस्ड तो नहीं है। जिस तरह से डाइस वाली केस है, कंपनी में डाइस मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो सही तो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, गलत तो मैन्युफैक्चर नहीं हो रही हैं, खराब तो नहीं है। एक कंपनी डाइस जब मैन्युफैक्चर करेगी तो वो क्या चाहेगी कि वो बायस्ड हो या अनबायस्ड हो? अनबायस्ड हो ना, तो उसकी टेस्टिंग करेगी ना वो कंपनी। चलो एक सवाल करते हैं, उससे ज़रा ऊपर वाली एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जी बेटा, सम तो हमेशा प्रोबेबिलिटी का वन आता है ना, प्रोबेबिलिटी का सम तो हमेशा वन आता है। एक मिनट, एक सवाल करवाता हूँ इसका। देखो जरा इस सवाल को देखो, पहले इस सवाल को देखो जल्दी से। इस सवाल में लिखा हुआ है अ डाइस वॉज टॉस्ड 144 टाइम्स। एक डाइस को 144 टाइम्स टॉस करा गया एंड फॉलोइंग आउटकम्स वर रिकॉर्डेड, और ये नतीजे आए। ये जो नतीजे आए ना, ये मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं या एक्चुअल वैल्यूज हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट करा? मैंने डाइस को 144 टाइम्स रोल करा। जब मैंने डाइस को 144 टाइम्स रोल करा तो ये चीजें आई सामने। क्या आया सामने? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। मैंने ऑब्जर्व करा कि 1 जो है वो 22 बार आया। मैंने ऑब्जर्व करा कि 2 23 बार आया था। मैंने ऑब्जर्व करा कि 3 जो है वो 27 बार आया। मैंने ऑब्जर्व करा कि 4 जो है ना वो 25 बार आया। मैंने ऑब्जर्व करा कि 5 जो है वो 26 बार आया। और मैंने ऑब्जर्व करा कि 6 जो है वो 21 बार आया। ये मैंने ऑब्जर्व करा। देखो टोटल कितना है? 144 है। ठीक है, ये ऑब्जर्व या एक्चुअल रिजल्ट्स हैं जो वाकई में आए। ठीक है, दूसरी चीज एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड कैसे आएंगे सर? देखो अगर एक चीज, अगर एक डाइस अनबायस्ड हो तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होनी चाहिए। यानी कि अगर 6 बार कोई चीज फेंके तो एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5 और एक बार 6 आना चाहिए। तो अगर मैंने 144 बार डाइस को रोल किया है ना, तो 144 का 1/6 6 से कर दो ना, इक्वल 24वें। अगर तो ये डाइस अनबायस्ड होती तो 24 बार 1 आना चाहिए, 24 बार 2, 24 बार 3, 24 बार 4, 24 बार 5 और 24 बार 6, है ना। अगर तो ये डाइस अनबायस्ड हो तो 24 बार 1, 24 बार 2, 24 बार 3, 24 बार 4, 24 बार 5 और 24 बार 6 आना चाहिए। एक्सपेक्टेड हमेशा इस बात को सपोर्ट करता है कि चीजें अनबायस्ड होंगी। अनबायस्ड होती तो ये रिजल्ट आते। ऑब्जर्व क्या है? वाकई में जो हुआ वो है। अब पहले तो आप एक काम करो, o माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, इसकी कैलकुलेशन कर लो। तो पहला 22 में से 24 माइनस करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 4/24, फिर 1/24, फिर 9/24, फिर 1/24, सही कर रहा हूं ना, फिर 4/24 और फिर 9/24। ऐड करो जरा, 1.168। ये क्या है? ये कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू है। हमने कैलकुलेट किया काई स्क्वायर और हमारा आंसर 1.168 आया। हमने काई स्क्वायर कैलकुलेट किया, हमारा आंसर 1.168 आया। ये कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, ये कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू है। ये कैलकुलेटेड काई स्क्वायर 1.168 आया। एक्सट्रीम केस में ये 0 आ सकता था, हाँ, जब एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व बिल्कुल बराबर होते। लेकिन यहां पर बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई चीज अनबायस्ड हो भी ना, फिर भी ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 144 में से 24 बार ही 1 आए। कुछ चीज थोड़ी बहुत हो सकती है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है।
अब फिर नीचे लिखा हुआ है यूजिंग chi square टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस असेस द हाइपोथेसिस दैट द डाइस इज फेयर। असेस द हाइपोथेसिस दैट द डाइस इज फेयर यानी कि H नॉट क्या है? H नॉट है डाइस इज फेयर। H नॉट हमेशा किस बात को सपोर्ट करता है कि चीजें अनबायस्ड होंगी, अनबायस्ड का दूसरा लफ्ज फेयर। आप ये भी लिख सकते हो H नॉट डाइस इज अनबायस्ड, H नॉट डाइस इज फेयर, एक ही बात है ना। H नॉट ये भी लिख सकते थे हम डाइस इज अनबायस्ड, ये भी लिख सकते थे। H नॉट हमेशा किस चीज को सपोर्ट करेगा कि चीजें अनबायस्ड है। चीजें अनबायस्ड कब होंगी? जब और ही करीब होंगे, क्योंकि जब वो करीब करीब होंगे तो कैलकुलेटेड का स्क्वायर क्या आएगा? कम आएगा, और कम आएगा तो कहां आएगा? एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में। H1 क्या होगा? डाइस इज बायस्ड। अब हम अपना डायग्राम अगर बनाएं, ये हमारा डायग्राम बन गया। हमेशा लेफ्ट साइड पर क्या होगा? एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। राइट साइड पर क्या होगा? एरिया ऑफ रिजेक्शन। एरिया ऑफ रिजेक्शन डिनोट होता है अल्फा से, तो ये एरिया कितना होगा? 5%। ये एरिया कितना होगा? 95%। ठीक है, हमेशा आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी जो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस था वह कॉन्फिडेंस लेवल के बराबर था, एरिया ऑफ रिजेक्शन जो था वह अल्फा के बराबर था। अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे आएगा? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहां पर कैलकुलेट होगा एज n-1। 6 चीजें हैं, 6-1 यानी के 5। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 आएगा। अब आप क्या करोगे? आपके पास हामिद यकीन की बुक में या किसी और बुक में जहां पर भी आप स्टडी टेक्स्ट वगैरह देख रहे हो, तो बैक साइड पर आपके पास chi स्क्वायर का एक टेबल होगा। chi स्क्वायर के टेबल पर जाओ, उसमें आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 पर जाओ और 0.05 का अल्फा देखो कितना आ रहा है। यह आपका chi स्क्वायर फ्रॉम टेबल है जो कि 11.07 आ रहा है। ठीक है, 11.07 आ रहा है। 11.07 जो है ना, ये आपकी कहलाती है कट ऑफ वैल्यू। कट ऑफ वैल्यू यानी कि ये वाली यहां पर जो वैल्यू है ना, ये 11.07 है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 11.07 से भी एक्सीड कर जाती तो आप H नॉट को रिजेक्ट करते। यहां पर आपकी H नॉट की वैल्यू 11.07 से कम आई है। कम आने का मतलब यह है कि 1.168 यहां कहीं होगा, और इसका मतलब यह है कि मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट H नॉट एंड कंक्लूड दैट डाइस इज फेयर। ठीक है, एक्सेप्ट H नॉट एंड कंक्लूड दैट डाइस इज फेयर। एक्सेप्ट H नॉट एंड कंक्लूड दैट डाइस इज फेयर। हम ये कंक्लूड करेंगे कि डाइस जो है ना वो फेयर है। बात समझ में आई? कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से कम आ रही है। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से कम आ रही है यानी कि एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में आ रही है। एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में आ रही है तो H नॉट को एक्सेप्ट करोगे। H नॉट को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है कि डाइस जो है वो फेयर है या अनबायस्ड है। सही है? कोई मसला? हाँ भाई, कोई मसला किसी को? टेबल 398 पेज पर अगर देखोगे तो जहां पर V लिखा हुआ है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 5 पर चले जाओ और ऊपर से अल्फा 5% देखो 0.05। सही है? बताओ यार जल्दी जल्दी, कोई मसला है तो। कोई मसला है? कोई मसला नहीं है? पक्का? सही है? ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की पहली एग्जाम्पल हो गई।
ये गुडनेस ऑफ फिटनेस की पहली एग्जाम्पल हो गई। कोई मसला? सही है सब? देखो अगर ओ और ई में डिफरेंस ज़्यादा होता तो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर ज़्यादा आता, और अगर वो 11.07 से भी एक्सीड कर जाता तो उसका मतलब ये हो जाता है कि हम H0 को रिजेक्ट करते, क्योंकि डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि हम कंक्लूड कर देते हैं कि डाई जो है वो अनबायस्ड है, सॉरी बायस्ड है, ठीक है, बायस्ड है या अनफेयर। अच्छा, अब इसकी बिजनेस एप्लीकेशन क्या है? इसकी बिजनेस एप्लीकेशन क्या है? बिजनेस में ये कहाँ पर और कैसे अप्लाई होता है ये देख लेते हैं, ठीक है ना। आपने अभी ये वाला सवाल सॉल्व किया? खैर ये छोड़ दो, कॉपी क्या करोगे, पीडीएफ तो मिल जाएगी ना। नहीं भेजी है? संडे को भेज दूंगा, वो सेव हुई भी। अच्छा आप सुनो जरा, बिजनेस एप्लीकेशन कैसी आएगी। लेट्स से एक शोरूम वाला है, ठीक है ना। शोरूम में वो जो है ना, वो ब्लैक गाड़ियां बेचता है, वाइट गाड़ियां बेचता है, ब्लू गाड़ियां बेचता है, येलो गाड़ियां बेचता है, ग्रीन गाड़ी बेचता है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 रेड गाड़ियां बेचता है, ठीक है। पिछले साल उसने जो है ना, पिछले पूरे साल में 144 गाड़ियां बेची थी, ठीक है। पिछले पूरे साल में 144 गाड़ियां बेची थी, जिसमें से 24 ब्लैक थी, 24 वाइट थी, 24 ब्लू थी, 24 येलो थी, 24 ग्रीन थी, 24 रेड थी। एक अजम्पशन ले रहा हूं, हाँ, ऊपर वाले सवाल के हिसाब से इसको बिजनेस मॉडल में चेंज कर रहा हूं, वैसे बिजनेस मॉडल वाले सवाल देखेंगे। पिछले साल इसने जब 144 गाड़ियां बेची थी, तो उसमें से 24 ब्लू, 24 वाइट, 24 ब्लैक, 24 येलो, 24 ग्रीन और 24 रेड थी। इस साल जब इसने ब्लू, वाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन और रेड कार्स बेची, तो 22 ब्लू थी, 23 वाइट थी, 27 ब्लैक थी, 25 येलो थी, 26 ग्रीन थी और 21 रेड थी। ये इस साल की ऑब्जर्व वैल्यू है, और ये पिछले साल, अगर चीजें वैसी ही होती जैसी पिछले साल थी, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये होती कि इस साल भी अगर 144 गाड़ियां बिक रही हैं तो 24 हर कलर की बिकनी चाहिए। समझ रहे हो? तो बस मैंने इसको यहां पर और उसको यहां पर लिखना है, पहले ऑब्जर्व अगर लिख दें और फिर एक्सपेक्टेड लिख दें। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल हर कलर की गाड़ी लोगों को इक्वल पसंद आती थी। मैंने पिछले पूरे साल में 144 गाड़ियां बेची थी, तो 24 ब्लू, 24 ब्लैक, 24 वाइट, 24 येलो, 24 रेड, 24 ग्रीन बिकी थी। इस साल जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि यार 23 ब्लू बिकी, 22 ब्लू बिकी, 23 वाइट बिकी, 27 ब्लैक बिकी, 25 येलो बिकी, 26 ग्रीन बिकी और 21 रेड गाड़ियां बिकी। अब मुझे ये चेक करना है कि कहीं कंज्यूमर का प्रेफरेंस या टेस्ट चेंज तो नहीं हो गया। क्यों? ताकि मैं आगे जब परचेजिंग करूं तो क्या मैं अगली 150 गाड़ियां या अगली 144 गाड़ियां जब मैं खरीदूं तो क्या मैं 24 हर कलर की खरीदूं या नहीं खरीदूं? बात समझ रहे हो? देखो ये एक्सपेक्टेड क्या है बेस्ड ऑन लास्ट ईयर रिजल्ट्स। ये तुम समझ लो इस साल के जनवरी का महीना था, अब फरवरी में भी मुझे बेचने के लिए गाड़ियां खरीदनी है। भाई अगर मेरा शोरूम है तो मैं तो ये कोशिश करूंगा कि वो वाली गाड़ी ज्यादा खरीदूं जिसकी डिमांड ज्यादा है ना, या जो ज्यादा बिकती हैं। अब अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि जो पिछले साल कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती थी इस साल भी उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे काई स्क्वायर टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। काई स्क्वायर टेस्टिंग मुझे ये बताएगा कि चीज़ें H0 किस चीज़ को सपोर्ट करता है? देयर इज, चीज़ें अनबायस्ड है, यानी कि देयर इज नो चेंज, यानी कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड करीब करीब है। समझ रहे हो? इस केस में हम बिजनेस में काई स्क्वायर मॉडलिंग अप्लाई करते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जो पास्ट डेटा है उसमें जो ट्रेंड चल रहा था अभी एक्चुअली वही ट्रेंड चल रहा है या नहीं। अगर तो ट्रेंड चेंज हो गया है, अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि भाई जो पिछले सालों में हो रहा था वैसा अब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हुई हैं।
और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेंज नहीं हुई है। बात समझ रहे हो? आगे हम वही चीज करेंगे ना, हम का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। नहीं वाह, नहीं वाह, देखो कहाँ हुआ है, ऊपर वाली ही सारी वैल्यूज मैंने उठाई है ना। हमारा कैलकुलेटेड का स्क्वायर 1.168 आ रहा था, टेबल से 11.07 आ रहा था, तो हमने क्या कंक्लूड किया था कि देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। एक दो गाड़ी तो ऊपर नीचे हो सकती है ना यार। पिछले साल अगर ब्लू कलर की 24 गाड़ियां बिकी थी, तो इस बार ऐसा थोड़ी है कि कोई 5 बिकी हो, 22 बिकी हैं। देखो अगर अगर एक कॉइन है, एक सिक्का है, उस पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। तुम अगर उसको 6 बार टॉस करोगे, वो अनबायस्ड हो, फिर भी ऐसा जरूरी थोड़ी है 3 बार हेड और 3 ही बार टेल आएगा, 4-2 भी हो सकता है। तो थोड़ा तो ड्यू टू चांस एक वेरिएशन का फैक्टर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से चलो मैं बता देता हूं। मैं चाह रहा था मैं दूसरी टेस्टिंग कर लेता, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम नहीं है, तो मैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट पर ही टाइम लगा देता हूं। सुनना जरा गौर से, हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। लेट्स से लास्ट ईयर, ठीक है ना, लेट्स से पिछला साल था 2021। 2021 के जनवरी टू फरवरी यानी कि 12 महीने में एक शोरूम वाला है, हर महीने जो है ना 50 गाड़ियां बेच देता है। तो जनवरी टू दिसंबर, पिछले पूरे साल में उसने कितनी अंदाजन गाड़ियां बेची होंगी? 600। ठीक है, लास्ट ईयर उसने 600 गाड़ियां बेची। एक शोरूम वाले ने पिछले साल 600 गाड़ियां बेची, और वो जो गाड़ियां बेचता था ना, वो ब्लैक होती थी, या फिर वाइट थी, या फिर ब्लू थी। 3 कलर ले लेता। पिछले साल इसने 600 गाड़ियां बेची। जो इसने 600 गाड़ियां बेची, उसमें से 300 गाड़ियां ब्लैक बिकी, 200 गाड़ियां वाइट बिकी, और 100 गाड़ियां जो है ना वो ब्लू बिकी। ये लास्ट ईयर का इसके पास रिजल्ट मौजूद है, इसकी फाइल में लगा हुआ है। इसको पता है कि आखिरी पिछला जो साल गुजरा था, उसमें हमने वाइट ब्लैक ब्लू गाड़ियां कितनी कितनी बेची थी, टोटल कितनी बेची थी, सब पता। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 3/6 ब्लैक गाड़ियां बेची थी, 2/6 वाइट गाड़ियां बेची थी, और 1/6 ब्लू गाड़ियां बेची थी पिछले साल। अब इस साल आ गया, ये वाला साल आ गया, यानी कि साल 2022 आ गया। अब 2022 में भी इसको काम करना है, शोरूम चलाना है, गाड़ियां बेचनी है, पूरा साल गाड़ियां खरीदता रहेगा और बेचता रहेगा, है ना। पिछला साल इसको ये समझा रहा है, ये दिखा रहा है कि यार देखो, अगर तुम 6 गाड़ियां बेचते थे ना, तो 3 ब्लैक बिकती थी, 2 वाइट और 1 ब्लू बिकती थी। यही सिखा रहा है ना। तो एक आम इंसान क्या करेगा, इस साल अगर 6 गाड़ियां खरीदेगा तो इसी रेशो में खरीदेगा, एक्सपेक्टिंग कि अगर पिछले साल XYZ लोगों की जो प्रेफरेंस थी वो इस साल भी एग्जिस्ट करेगी। तो इसने क्या किया, जनवरी में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये मंथली परचेजिंग करता है, जनवरी में गाड़ियां खरीदता है, 1 जनवरी को बेच देता है, फिर फरवरी की 1 तारीख को खरीदता है, फरवरी में बेच देता है, ऐसे एज्यूम करता है। अब ये 600 तो नहीं खरीदेगा ना, हम महीने वाइज चल रहे हैं। समझ लो कि इसने लेट से 50 नहीं, चलो इसने जो है ना वो 60 गाड़ियां खरीद ली। थोड़ा सा मैं चेंज ला रहा हूँ डेटा में, ताकि वो डिमांड का भी फैक्टर होता है ना, पॉपुलेशन का फैक्टर, सेल्स इंक्रीज का फैक्टर। इसको यूं लगा पिछले साल अगर एक महीने में 50 बेचता था, अब मेरी थोड़ी सी और पॉपुलैरिटी हो गई है, तो एक महीने में 60 बिकेंगी। ठीक है, अब ये 60 गाड़ियां लेकर आ गया और शोरूम पे रख दी और बेचना शुरू करी, 60-70 लेकर आ गया, सही है ना। अब लेट से चलो इसकी परचेजिंग और बढ़ा देते हैं, 100 तक ले जाते हैं। 100 इसने परचेज करनी है, एक मिसाल है, ठीक है ना। 100 में से जो इसने परचेज करी ना, बिकी है 60, ये इसकी सेल्स है। परचेजेस को सेल्स से ज्यादा दिखाना था ना, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। अब इसने इस साल यानी कि 2022 के जनवरी के महीने में ये ऑब्जर्व करा, या इसकी एक ऑब्जर्वेशन थी, ब्लैक वाइट ब्लू। इसने जो 60 कार्स बेची इस साल के जनवरी के महीने में,
उसमें से लेट से हम कह लेते हैं कि 20 ब्लैक थी और 30 या 22 वाइट थी और 18 ब्लू थी। ठीक है, अब इसको ये शक हुआ कि शायद कंज्यूमर का प्रेफरेंस टेस्ट चेंज हो गया है। अब इसको chi-square टेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो जनवरी गुजरा है, इसमें इनकरेक्ट परचेजिंग हो गई, लेकिन अब हर महीने इनकरेक्ट परचेजिंग थोड़ी करूंगा। अगर कंज्यूमर का प्रेफरेंस ही चेंज हो गया है तो मुझे अपने परचेजिंग पैटर्न को भी रिवाइज करना पड़ेगा, वरना मेरी इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी, वरना मेरी इन्वेंट्री इजाफा करती जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ यूँ लग रहा है कि ब्लैक की जो पॉपुलैरिटी पहले जितनी होती थी उससे थोड़ी सी ड्रॉप कर गई है। अब अगर मैं वही उसी हिसाब से चीज़ें खरीदता गया कि हर 6 में से 3 ब्लैक, हर 6 में से 3 ब्लैक, तो साल के एंड में जब मैं अपनी इन्वेंट्री या स्टॉक देखूंगा उसमें ब्लैक कार्ड्स बहुत ज़्यादा होंगी और वो बिकेंगी भी नहीं और फ्यूचर में, अगर प्रेफरेंस चेंज हुई है, अगर प्रेफरेंस चेंज हुई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रेफरेंस जो है ना वो चेंज नहीं हुई हो, ऐसे ही मुझे जो है वो विजुअली ऐसा लग रहा हो। जिस तरह से वो कॉइन वाली एग्जाम्पल ही कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हेड और टेल है तो 6 बार आपने कॉइन को टॉस किया तो 3 बार हेड और 3 बार टेल ही आएगा। बाई चांस भी डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है। तो आप chi-square टेस्टिंग करोगे। आप chi-square टेस्टिंग करेंगे कैसे? हम यहां पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज। इस साल के जनवरी के महीने में मैंने जो 60 गाड़ियां बेची उसमें से 20 ब्लैक थी, 22 वाइट थी और 18 ब्लू थी। ठीक है, एक्सपेक्टेड किस चीज को सपोर्ट करता है कि चीजें अनचेंज्ड हैं, अनबैलेंस्ड हैं, जैसी थी वैसी ही रहती तो क्या होता। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड जब मैं लिखूंगा ना तो वो बेस्ड ऑन दीज प्रोबेबिलिटी फिगर्स होगा। अच्छा, मैं 300 200 100 नहीं लिख दूंगा, हाँ, बल्कि मैं 60 को उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट करूंगा। 60 का 3/6 लूंगा 30, 60 का 2/6 लूंगा 20, 60 का 1/6 लूंगा 10। मैं ये कहूंगा कि देखो, अगर बाइंग पैटर्न पिछले पूरे साल के ही जैसा इस साल भी एग्जिस्ट करता तो तुम जनवरी में 60 गाड़ियां बेचते ना, तो एक्सपेक्टेड ये था कि 30 ब्लैक, 20 वाइट और 10 ब्लू बिकनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन हमेशा इस बात को सपोर्ट करता है कि चीज़ें चेंज नहीं हुई होंगी, चीज़ें जैसी पिछले साल थी वैसी ही होंगी, चीज़ें जो है वो अनबायस्ड होंगी, चीज़ें जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही हैं। ठीक है, अब तुमने O माइनस ई कैलकुलेट किया, O माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई कैलकुलेट किया, क्या आएगा बताओ? पहला 100/30, दूसरा 4/20, फिर तीसरा 64/10। ऐड करो, 149/100/30, 4/20 और 64/10, 149/15। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने chi-square क्या किया? कैलकुलेट किया। ठीक है, H0 क्या होगा? H0 क्या होगा? देयर इज नो चेंज इन बाइंग पैटर्न ना, बाइंग पैटर्न। H1 क्या होगा? देयर इज अ चेंज इन बाइंग पैटर्न। H0 इस बात को सपोर्ट करता है कि कोई चेंज नहीं होगा। एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है। एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस लेफ्ट साइड पर होने की लॉजिक ये है कि O और E करीब करीब होगा तो chi-square कैलकुलेटेड कम आएगा, यानी कि वो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में आएगा। और एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में अगर आ गया तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा कि H0 सही है और H0 सही है। ये एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि कोई चेंज नहीं आया। अब मिसाल के तौर पर सवाल में अल्फा 5% दिया हुआ है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 यानी कि 3-1 2 हो जाएगा। आप टेबल से देखो 5% पर
5.991 आ रहा है। तो अगर हम इस काई स्क्वायर के डायग्राम को बनाते हैं जिसमें ये मेरा एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये मेरा एरिया ऑफ रिजेक्शन है, ये आ रहा है 5%, ये कैलकुलेटेड टेबल वाली वैल्यू है 5.991 और हमारी वैल्यू 149/15 कितना बनता है 9.93 यहाँ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड दैट द बाइंग पैटर्न हैज चेंज्ड, क्योंकि अगर बाइंग पैटर्न चेंज हुआ है तो उसकी वजह से 5 पॉइंट, बेटे टेबल से आया ना, टेबल पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 देखो और 5% का अल्फा देखो। हाँ 3 चीजें ना, तो 3 - 1 2 आया कुछ समझ? सही है जी। चलो अब आपका टेस्ट ऑफ एसोसिएशन बच जाता है।